हेलो एवरीवन, दिस इज अवर थर्ड क्लास ऑफ बाजीगर सीरीज। इस सीरीज की हम दो क्लास पहले भी कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है इस सीरीज की। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं थर्ड क्लास में? इसमें हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। लास्ट वाली क्लास हमने कहाँ पे छोड़ी थी? लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। डिफरेंस देखा था हमने। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल। तो हेयर वी गो। रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन इन एनिमल में फर्स्ट चीज क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल। एनिमल में अलग अलग तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक टाइप का रेस्पिरेशन है जो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिस प्रोसेस से रेस्पिरेशन होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसको कहते हैं हम डिफ्यूजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल अगर हम लें तो अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है। ये लोग क्या शो करते हैं? डिफ्यूजन शो करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, डिफ्यूजन के बाद आता है क्यूटिनस रेस्पिरेशन। क्यूटिनस रेस्पिरेशन कौन शो करता है? क्यूटिनस रेस्पिरेशन का मतलब है जो सेमी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, जिनकी स्किन थोड़ी मॉइस्ट रहती है, जिनकी स्किन पे नमी रहती है, सेमी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये अपनी बॉडी के जर्नल सरफेस से, बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम क्यूटिनस रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? अर्थवर्म हो जाएगा, लीचेस हो जाएगा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट वन इज ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? वो रेस्पिरेशन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रहते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं। पानी वाले ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन शो करते हैं उसको कहते हैं हम ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल शो करते हैं जैसे कि फिशेस हो गया, प्रॉन्स हो गया, ठीक है, क्रैब हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर थ्रू स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। रेस्पिरेशन, गिल्स रेस्पायर विद गिल इज कॉल्ड ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। अगला देखिए, इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में कौन सा तरीके का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? इंसेक्ट में देखने को मिलता है हमें ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। इंसेक्ट में कौन सा देखने को मिलेगा? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। इंसेक्ट क्या करते हैं? इंसेक्ट एक ट्यूब्स का नेटवर्क बना लेते हैं और उस ट्यूब के नेटवर्क से क्या करते हैं? वो रेस्पिरेशन करते हैं। इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को कहते हैं हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन, जो किसमें देखने को मिलता है? हमें इंसेक्ट्स वगैरह में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज in large terrestrial organisms like birds, reptile, mammals, respiratory organ are lungs. This type of respiration is known as pulmonary respiration. अब जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है और कौन से वाले? मल्टी सेलुलर वाले, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, रेस्पिरेशन का टाइप देखने को मिलता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कौन सा टाइप देखने को मिलता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है इनमें, ठीक है। और रेस्पिरेटरी यूनिट, अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो क्या होता है? इनमें लंग्स होते हैं। लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम। बढ़ते हैं आगे। सम स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर पेपर आपका हार्ड बनता है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, क्या क्या होते हैं? देखिए, बुक लंग। बुक लंग किस में देखने को मिलेगा? स्कॉर्पियोन में, ठीक है, स्पाइडर में, इनमें देखने को मिलेंगे बुक लंग्स। सारे ऑर्थोपेडा में क्या देखने को मिलेगा? बुक लंग्स। बुक गिल्स किस में देखने को मिलेंगे? लिम्यूल्स में, जिसको किंग क्रैब भी कहते हैं हम। पल्मोनरी सैक किसको किस में देखने को मिलेगा? स्नेल्स में। और लेटरल गिल स्लिट किस में देखने को मिलेगा? बॉनी फिशेस में देखने को मिलेगा, ठीक है, लेबिया में, केटला में और माइटेसस में, ठीक। बढ़ते हैं आगे। डबल रेस्पिरेशन। डबल रेस्पिरेशन देखिए क्या होता है? डबल रेस्पिरेशन इसको और क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। डबल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? देखिए कि जो एप्स होते हैं हमारे, एप्स मतलब पंछी जो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, उनको कहते हैं एप्स की कैटेगरी में डालते हैं हम। तो जितने भी हमारे एप्स होते हैं उन लोगों को चाहिए एनर्जी ज्यादा। क्यों? क्योंकि उड़ने में, फ्लाई करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो एप्स को एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो एप्स को अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है इनकी? ज्यादा। मतलब इनको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होती है। तो ये क्या शो करते हैं? डबल रेस्पिरेशन शो करते हैं। डबल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? कि ये जो एप्स वगैरह होते हैं ये अपने लंग्स को क्या कर लेते हैं? एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन कर लेते हैं लंग्स का, और लंग्स को मॉडिफाई कर लेते हैं कुछ इस तरीके से कि एक सिंगल ब्रीथ साइकिल में
एक सिंगल ब्रीथ साइकिल में एयर 2 बार एंटर करती है इनके लंग्स में। ठीक है, एक सिंगल ब्रीथ साइकिल में एयर कितनी बार एंटर करेगी? 2 बार एंटर करेगी एयर इनके लंग्स में एक सिंगल ब्रीथ साइकिल में। इसी को क्या कहते हैं हम? डबल सर्कुलेशन, डबल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। आगे, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और यहां लिख देते हैं हम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो गई। यहाँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा बना के कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले होगा क्या क्या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देखिए क्या क्या होगा इसमें। इसमें रहने वाला है, सबसे पहले क्या रहने वाला है आपका? सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे नोस्ट्रिल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या देखने को मिलेंगे आपको? नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के बाद क्या देखने को मिलेगा आपको? नोस्ट्रिल्स के बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा नेजल चैम्बर। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे फिर? नेजल चैम्बर देखने को मिलेगा, या फिर मैं इसे नेजल कैविटी भी कह सकता हूं। ठीक है जी, ठीक है सर। नेजल कैविटी के बाद क्या देखने को मिलेगा आपको? नेजल कैविटी के बाद देखने को मिलेगा आपको फेरिंग्स। फेरिंग्स देखने को मिलेगा आपको। फेरिंग्स के बाद क्या देखने को मिलेगा आपको? फेरिंग्स के बाद देखने को मिलेगा आपको लेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद क्या देखने को मिलेगा हमें? फेरिंग्स के बाद देखने को मिलेगा सर हमें लेरिंग्स। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, देखिए। फेरिंग्स के बाद क्या देखने को मिलेगा आपको? लेरिंग्स देखने को मिलेगा सर। ठीक है, लेरिंग्स के बाद क्या देखने को मिलेगा आपको? लेरिंग्स के बाद देखने को मिलेगा आपको ट्रैकिया। ठीक है जी, ट्रैकिया के बाद क्या देखने को मिलेगा आपको? ट्रैकिया के बाद देखने को मिलेगा आपको ब्रोंकाई। ब्रोंकाइस देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर क्या देखने को मिलेगा आपको? ब्रोंकाइस के बाद ब्रोंक्योल्स देखने को मिलेंगी। ब्रोंक्योल्स देखने को मिलेंगी। ब्रोंक्योल्स ये 3 तरीके की देखोगे आप। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्योल, ये 3 तरीके की ब्रोंक्योल्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एल्वोलाई। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? एल्वोलाई से। ये सारी चीजें आप देखने वाले हो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए, डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये जो होते हैं ये दोनों क्या है? नोस्ट्रल्स। ठीक है, क्या है? नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल्स के बाद, नोस्ट्रल्स के बाद क्या चालू हो जाता है? नेजल चैम्बर। ये वाला जो चैम्बर है पूरा क्या है? ये नेजल चैम्बर है। ठीक है, अब यहाँ पे नेजल चैम्बर में ये जो पाइप होते हैं, ये 2 पाइप है, एक ये वाला पीछे छूट गया है, एक ये पाइप है, सपोज करो आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नोस्ट्रल्स हो गए ये, मान लो। नोस्ट्रल्स के बाद क्या है? ये नेजल चैम्बर हो गया। नेजल चैम्बर के बाद ये आगे पाइप जा रहा है। ठीक है, जहां तक ये पाइप कॉमन रहता है दोनों के लिए, जहां तक ये कॉमन रहेगा दोनों के लिए, उसको कहते हैं हम फेरिंग्स। क्या कहेंगे उसको? फेरिंग्स। ठीक है, और जहां ये सेपरेट हो जाता है उसको कह रहे हैं हम लेरिंग्स। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? लेरिंग्स। ठीक, बात समझ में आई? फेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स क्या है, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे लेरिंग्स के बाद क्या पाया जाएगा? एक वॉइस बॉक्स पाया जाएगा। ये क्या है? वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स पाया जाएगा। वॉइस बॉक्स से और नीचे जाएंगे हम। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड होगा। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये 2 पार्ट में जो डिवाइड होता है इसको क्या कहते हैं? हम ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये एक लंग यहाँ आएगा और दूसरा लंग यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये ब्रोंकाई क्या करेगा? ब्रोंकाई भी ऐसे करके डिवाइड होगा। ब्रोंकाई भी ऐसे करके क्या करेगा? डिवाइड होगा। ठीक, ये ब्रोंकाई जब डिवाइड हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल कहते हैं। ब्रोंकाई डिवाइड होकर क्या बनाएगा? ब्रोंक्यूल्स बनाएगा। ब्रोंकाई डिवाइड होकर क्या बनाता है? ब्रोंक्यूल्स बनाता है। अब ये जो ब्रोंक्यूल है ये भी फर्दर डिवाइड होते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो इसके फर्स्ट डिवीजन को कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाइल,
सेकंड को कहते हैं सेकेंडरी, थर्ड को कहते हैं टर्शरी। ठीक है, मतलब यहीं पे प्राइमरी बननी होगी, सेकेंडरी बननी होगी, टर्शरी बननी होगी। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद कहाँ पे पहुंचना है हमें, इसके बाद हमें पहुंचना है एल्वोलाई पे। ठीक है, तो ये होती है हमारी एल्वोलाई। ऐसे बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। क्या है ये? बैलून जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, बैलून जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या बन गई हमारी एल्वोलाई। अब बहुत सारी एल्वोलाई को जोड़ के एक ग्रुप ऑफ एल्वोलाई को क्या कहते हैं हम? एल्वोलर सैक कहते हैं। ग्रुप ऑफ एल्वोलाई को क्या कहते हैं? एल्वोलर सैक कहते हैं उसको। ग्रुप ऑफ एल्वोलाई को क्या कहते हैं? एल्वोलर सैक। आई बात समझ में? नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद वॉइस बॉक्स। ठीक है, और ये वाला पाइप जो होता है ट्रैकिया होता है। ठीक है, इस पे क्या होते हैं? ऐसे कार्टिलेज होते हैं, सी शेप कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, हाइलिन के सी शेप कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा व्यू समझ में आया। अभी हम और डायग्राम भी देखेंगे, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, सबके फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू समझ में आया होगा एक्चुअल में हम पढ़ने क्या वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नोस्ट्रेल और नेजल कैविटी। ठीक है, ये डायग्राम आप दोबारा देख सकते हो। ये क्या है? आपके नोस्ट्रल्स है। ये क्या है? आपके नोस्ट्रल्स है। ठीक है, नोस्ट्रल्स क्या होते हैं कि द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल, नोस्ट्रल लीड इंटरनली टू द नेजल कैविटी। ठीक है, तो जो पेयर ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग है ये, ठीक है, ये हिंदी में क्या कहते हैं? इन्हें नकुए कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? नोस्ट्रल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये नोस्ट्रल्स होते हैं। ठीक, बढ़िया। आगे डायग्राम पे आते रहेंगे बार बार। नोस्ट्रल्स में क्या होते हैं? इट बियर हेयर टू चेक द एंट्री ऑफ द लार्ज पार्टिकल अलोंग विद एयर द नेजल चेंबर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, नोस्ट्रल में क्या होते हैं? नेजल हेयर पाए जाते हैं। आपको बताया, नेजल हेयर पाए जाते हैं नोस्ट्रल्स के अंदर। नेजल हेयर क्या करते हैं कि चेक करते हैं कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई डस्ट पार्टिकल एंटर ना करे। ठीक है, फिर उसके बाद नेजल चेंबर होता है। तो नेजल चेंबर और नोस्ट्रल के जो हेयर होते हैं, नेजल हेयर, ये दोनों मिलके कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं? एक तो ह्यूमिडिफिकेशन का काम करेंगे, मतलब जितनी भी एयर जा रही है उसको गर्म करके अंदर भेजेंगे, थोड़ा थोड़ा वार्म करके अंदर भेजेंगे। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या कर सकते हैं ये? दूसरा काम ये करते हैं कि डस्ट पार्टिकल जो है, डस्ट पार्टिकल जो है उनको ट्रैप करने का काम करते हैं, डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देते हैं। ये काम भी ये लोग करते हैं। ठीक है, देखिए सारे काम देखते हैं। इट वार्म द इनहेल्ड एयर। ठीक है, वार्म करेंगे इनहेल एयर को, मॉइस्चर ऐड करेंगे इनहेल एयर में, और द म्यूकस एंड द सीलिया प्रेजेंट इन द नेजल चैम्बर एंड ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। ठीक है, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल, और क्लियर करेंगे एयर को। और इसमें सेंसरी ऑयल फैक्ट्री सेल्स भी होते हैं। ऑयल फैक्ट्री सेल क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे अडर को, जो एयर की अडर है, जो स्मेल है एयर की, उसको डिटेक्ट करेंगे कि खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, इसको भी डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे काम कहाँ होते हैं? आपके नोस्ट्रिल के, नोस्ट्रिल में या फिर नेजल चैम्बर में, या फिर इन दोनों में कह सकते हैं हम कि नोस्ट्रिल और नेजल चैम्बर दोनों के कंबाइन काम, ये दोनों के कंबाइन फंक्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आइए आगे, आगे देखिए फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक कॉमन पासेज है। ठीक है, फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पासेज है। सपोज करिए ये पाइप था। ठीक है, ये पाइप अभी तक कॉमन है, अभी यहाँ पे डिवीजन नहीं हुआ है फूड पाइप और विंड पाइप में। ये पाइप सपोज करिए आगे जाके डिवाइड हो जाता है, आगे जाके इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये बना देता है, एक को बना देता है मान लो फूड पाइप बना देता है, और एक बना देता है मान लो ये विंड पाइप बना देता है। ठीक है, तो ये वाला जो पाइप है इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक कॉमन पासेज है। क्या है ये? कॉमन पासेज है। किसके लिए? फूड के लिए और विंड के लिए। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड विंड। ठीक है, एक और चीज दे रखी है, देखिए इसमें एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है सर? अब ये एपिग्लोटिस क्या होता है कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। सपोज करिए ये देखिए, एक ये पाइप है, एक ये पाइप है, दो पाइप है। ठीक है, दोनों पाइप ही आपस में ऐसे होते हैं। सपोज करो ये वाला जो पेन दिख रहा है आपको, ये क्या है? सपोज करेंगे ये वाला जो पेन दिख रहा है विंड पाइप है, ये वाला जो दिख रहा है रिमोट आपको, ये क्या है? फूड पाइप। अब दोनों पाइप्स के बीच में क्या होता है? एक फ्लैप होता है। दोनों पाइप्स के बीच में क्या होगा? एक फ्लैप होगा। ठीक है, ये फ्लैप क्या करेगा? ये आपको अब दिख रहे होंगे, ये फ्लैप क्या करेगा? जब विंड आ रही होगी तो फूड पाइप को क्लोज करेगा, विंड पाइप को ओपन रखेगा। जब जब विंड आ रही होगी क्या करेगा? विंड पाइप को ओपन रखेगा और फूड पाइप को क्लोज करेगा। जब फूड आ रहा होगा तो क्या करेगा? विंड पाइप को क्लोज करेगा, फूड पाइप को ओपन रखेगा। ठीक है, तो ये फ्लैप है बीच में, ये फ्लैप क्या करेगा?
रेगुलेट करता है एंट्री को, किसकी एंट्री को, फूड की एंट्री और विंड की एंट्री, दोनों की एंट्री को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। इस फ्लैप को क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस एक फ्लैप होता है जो एंट्री को क्या करता है, रेगुलेट करता है कि कौन सा पाइप ओपन होना चाहिए, फूड पाइप ओपन होना चाहिए या विंड पाइप। अक्सर आपके घर वाले आपसे ये कहते होंगे, सुना होगा कि खाते समय बोलो मत। क्यों? क्योंकि अगर आप खा रहे हो तो फूड पाइप ओपन होना चाहिए, बोल रहे हो तो विंड भी जा रही है तो विंड पाइप भी ओपन होना चाहिए। तो एपिग्लॉटिस क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि अब कौन सा पाइप खोलूं। तो वो क्या करता है, फूड पाइप को क्लोज करने जा रहा होता है, खोलने जा रहा होता है। ठीक है, तो विंड पाइप भी थोड़ा सा खुल जाता है, विंड पाइप भी थोड़ा सा खुल जाता है, तो खाना चला जाता है थोड़ा सा विंड पाइप में। अब विंड पाइप में खाना चला जाता है तो ठसका लग जाता है ऐसे करने लगते हैं, ठसका लग जाता है। वो किसकी वजह से है, इसी की वजह से, फ्लैप की वजह से। फ्लैप प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाया, इसकी वजह से वो ठसका लगा आपको। ठीक, इसीलिए कहते हैं खाते समय बोलना नहीं चाहिए। तो एपिग्लोटिस समझ में आ गया, फेरेंस समझ में आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे है लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है आपका, लैरिंक्स है आपका विंड पाइप। ठीक है, लैरिंक्स क्या है आपका, लैरिंक्स विंड पाइप है आपका। ठीक है, यहाँ पे लैरिंक्स के अंदर वॉइस बॉक्स भी होता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स में क्या होता है, सपोज करिए ये वॉइस बॉक्स है। ठीक है, वॉइस बॉक्स में क्या होते हैं, ऐसे करके वोकल कोर्ड्स होती हैं, दो दो वोकल कोर्ड्स होती हैं वॉइस बॉक्स में। ये वोकल कोर्ड क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। इनमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है इनमें। वाइब्रेशन अगर इनमें होगा तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड प्रोड्यूस इसकी वजह से होती है क्योंकि इनमें वोकल कोड में वाइब्रेशन होता है। कहाँ पाया जाता है ये वॉइस बॉक्स, कहाँ पाया जाएगा, लेरिंग्स में पाया जाएगा। ठीक है, अब जो मेल होते हैं, जो मेच्योर्ड मेल हो जाते हैं आफ्टर पुबर्टी, उनके क्या निकल आता है, यहाँ पे एडम एप्पल निकल आता है। वो जो एडम एप्पल है वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है, यहीं पे प्रेजेंट होता है, इसी वॉइस बॉक्स पे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, एडम्स, इसको कहते हैं हम एडम्स एप्पल। ठीक है, ये क्या होता है, एडम्स एप्पल। ठीक, आई बात समझ में। लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स का क्या कहते हैं हम, लेरिंग्स है हमारा विंड पाइप। ठीक है, और लेरिंग्स में क्या पाया जाता है, वॉइस बॉक्स पाया जाता है। वॉइस बॉक्स में दो वोकल कोड होते हैं, उनमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। वॉइस बॉक्स के ऊपर ही क्या पाया जाएगा, एडम एप्पल पाया जाएगा। आगे बात समझ में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, यही सब कुछ लिखा होगा इसमें। ठीक है, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, अब ये लेरिंग्स वाला जो पाइप है ये आगे जाके क्या बन जाता है, ट्रैकिया बन जाता है। ठीक है, लेरिंग्स वाला पार्ट आगे जाके क्या बन जाता है, ट्रैकिया। ठीक, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है ये, दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द लेरिंग्स। लेरिंग्स के बेस से अराइज होता है। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट, सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलेप्सिंग। ठीक, अब देखिए, सपोज करिए ये एक पाइप है। ठीक है, इस पाइप के ऊपर क्या है, ऐसे करके सी शेप हाइलिन कार्टिलेज होती है। ठीक है, और ये सेमी सर्कुलर होती है, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है। आगे से दिख रही है आपको, पीछे नहीं है ये। ठीक है, मतलब इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से पीछे की तरफ से ये खाली है। ठीक है, आगे से दिख रहा है आपको। तो ये सी से फाइलिन कार्टिलेज है जो इनकम्प्लीट रिंग है। ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करेंगे। अब इस पाइप में हवा भर रही है, कभी कभी हवा निकल जा रही है। ठीक है, अब हवा निकल गई तो कोलेप्स ना हो जाएगी, पिचक ना जाए पूरा हवा निकलने पर। इसको प्रिवेंशन करने के लिए ये क्या है, रिंग्स है। ठीक है, तो कोलेप्सिंग से बचाती हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ट्रैकिया के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज की सी शेप रिंग है, उनका काम क्या है, प्रिवेंट करना। किसको, ट्रैकिया को प्रिवेंट करना। किससे प्रिवेंट करना, कोलेप्सिंग से प्रिवेंट करना। ठीक है, तो ये हो गया इनका काम। ठीक, ट्रैकिया समझ में आ गया। आगे ट्रैकिया वाला जो पाइप है आपका, ये वाला ट्रैकिया वाला पाइप था, मानिए, सपोज करिए। ठीक है, नए पेज पे ही बता देता हूं। देखिए, सपोज करिए ये जो पाइप था ये आपका ट्रैकिया वाला पाइप था। ठीक है, इस पे क्या थी, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, अब ये ट्रैकिया वाला पार्ट, वो ट्रैकिया वाला पाइप दो पाइप में डिवाइड हो रहा है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दो जो पाइप है इनको कहते हैं हम ब्रोंकिया। क्या कहते हैं इनको, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइस कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, ब्रोंकाइस कहते हैं इनको। ठीक है, अब ब्रोंकाइस के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे करके लंग्स होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे करके, ब्रोंकाइस के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे करके लंग्स होते हैं। ठीक है, ब्रोंकाइस समझ में आ गया। ठीक है, ब्रोंकाइस के बाद और समझिए, ब्रोंकाइस के बाद क्या होता है, ये पाइप डिवाइड हो जाता है ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये पाइप डिवाइड हो जाता है ऐसे ऐसे, दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आप आराम से पहचान सको।
ठीक है, देखिए ये पाइप क्या कर रहा है, ये पाइप ऐसे करके देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब ये येलो वाला जो पाइप है इसको कहते हैं ब्रोंक्योल। क्या कहते हैं इसको, ब्रोंक्योल्स। ब्रोंक्योल्स कहते हैं इसको, येलो वाले को क्या कहते हैं, ब्रोंक्योल्स। ठीक है, अब ये ब्रोंक्योल्स डिवाइड होता रहता है आगे जाके। ये ब्रोंक्योल्स क्या होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, ऐसे करके जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे डिवाइड, ऐसे डिवाइड। ठीक है, ऐसे डिवाइड, ऐसे डिवाइड। ठीक है, फिर ये ऐसे डिवाइड, ऐसे डिवाइड। ठीक, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंक्योल बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे ऐसे करके छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, एल्वोलाई बन जाएंगे, छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, एल्वोलाई बन जाएंगे। ठीक है, और ग्रुप ऑफ एल्वोलाई को क्या कह देंगे हम, एल्वोलर सैक कह देंगे। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, ब्रोंकाई समझ में आ गया होगा। ठीक है, ब्रोंकाई समझ में आ गया होगा, ब्रोंक्योल समझ में आ गया, ब्रोंकाई समझ में आ गया हमें। बढ़ते हैं आगे, एल्वोलर सैक समझ में आ गया है हमें। ठीक है, लंग समझ में आ गया है हमें। ठीक है, लंग्स को पढ़ लेते हैं थोड़ा। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी बैग लाइक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द thorax cavity along with the heart. ठीक है, द लोअर surface of lungs rest on a sheet of muscle called diaphragm. ठीक है, डायफ्राम सेपरेटेड द thoracic cavity फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, लंग क्या है आपकी, स्पॉन्जी बैग लाइक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो सिचुएटेड कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है, हार्ट के साथ सिचुएटेड है। ठीक है, इनका जो लंग्स का लोअर सरफेस होता है वो रेस्ट कहाँ पे करता है, डायफ्राम पे। डायफ्राम क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी ब्रीदिंग में डायफ्राम को अच्छे से पढ़ोगे तो डायफ्राम पे रेस्ट करता है। अच्छा, कवरिंग ऑफ लंग्स का नाम क्या है, ये सवाल भी बहुत आता रहता है। कवरिंग ऑफ लंग्स मतलब लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, ये आता रहता है बार बार। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, प्लूरा। प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन। लंग्स के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन होती है भाई, प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, लंग्स के बाद देखिए रेस्पिरेशन। इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टू स्टेप। ठीक है, पहला ब्रीदिंग जिसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं हम, और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में दो पार्ट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में आपको क्या देखना है, दो चीजें देखनी है, एक देखना है आपको इनहेलेशन, एक देखना है आपको एक्सहेलेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो चीजें देखनी है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या है, सांस को अंदर खींचना। ठीक है, सांस को अंदर खींचना, इसको क्या कहते हैं हम, इनहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब क्या है, सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, एक्सपायर आउट करना, इसको क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। ठीक, देखिए इनहेलेशन क्या है, ब्रीदिंग इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच एयर एंटर इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द एयर पासेज। ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू मैकेनिकल प्रोसेसेस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक, कलर अच्छा ही लगता है, कलर दूसरा लेते हैं। आ जाइए, इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। ठीक है, इनहेलेशन क्या है, एक बात तो ये समझ लो कि इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, मतलब एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। इनहेलेशन में क्या लगती है, एनर्जी लगती है, जबकि एक्सहेलेशन में कोई एनर्जी नहीं लगती। इनहेलेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सांस खींचते हो आप तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब सांस छोड़ोगे तो एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए इनहेलेशन को क्या कहते हैं, एक्टिव प्रोसेस कहते हैं या फिर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस कहते हैं। विच इट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, इंस्पायर करके देखो, इनहेल करके देखो। जब इनहेल करोगे आप तो आप देखोगे कि जो हमारा डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। डायफ्राम क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब डायफ्राम में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इनहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम में कॉन्ट्रेक्शन होगा, इंटरनल कोस्टल मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। इन दोनों में कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से थोरैसिक चैम्बर की कैविटी क्या होगी, ऐसे करके ब्रॉड होगी। ठीक है, ऐसे करके थोरैसिक कैविटी क्या होगी, ऐसे करके ब्रॉड होगी। ठीक है, थोरैसिक कैविटी का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक, द कॉन्ट्रेक्शन of external intercostal muscle result in the movement of the rib cage forward and outward direction। अब इंटरनल कोस्टल मसल में क्या हो रहा था, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में जब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था
तो क्या हो रहा था, थोरेसिक कैविटी हमारी एक्सपेंड कर रही थी, ऐसे वाइड हो रही थी, ठीक है। और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन, तो हमारा जो क्या होती है थोरेसिक कैविटी, वो आउटवर्ड मूव करती है, ठीक है, ऐसे करके फूलेगी, छाती फूलती है उसमें, ठीक है, आउटवर्ड मूवमेंट करती है, ठीक। आगे देखिए, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेटनेस, दिस कॉज increase in the volume of the thoracic cavity, increasing in volume and decreasing in air pressure. Due to this decrease in air pressure, the air rushes in lungs, ठीक है, through nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, ठीक है। Thus in this process, breathing in the air sac, alveoli of lungs get filled with air containing oxygen, ठीक है। दोबारा समझ लो, इनहेलेशन में क्या हो रहा है, इनहेलेशन में ये करना है आपको, सांस लेनी है आपको अंदर, ठीक है। जब आप सांस को इनहेल कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, तो पहली चीज क्या देखने को मिल रही है, पहला चेंज कि कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है आपके डायफ्राम में, डायफ्राम आपका ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। इन दोनों कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा थोरोसिक कैविटी जो है हमारी, वो एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन हो रहा है किसमें, थोरोसिक कैविटी में, ठीक है। और क्या हो रहा है सर, और ये हो रहा है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो भी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट, उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, ऐसे करके आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है लंग्स का, ठीक है, थोरेसिक कैविटी का आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट। अच्छा, जब आप सांस को अंदर खींच रहे हो तो इसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, इसीलिए क्या है ये, एक्टिव प्रोसेस। जब आपने सांस अंदर खींची तो किस किस पार्ट से होकर गई, नोस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर वो पहुंचेगी फाइनली एल्वोलाई में। अब ये जो एयर एल्वोलाई में पहुंची है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है इसमें, ऑक्सीजन है, ठीक है। जो एयर एल्वोलाई के पास अब इनहेलेशन के बाद पहुंची, उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, याद रखना है क्या है उसमें, ऑक्सीजन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मैकेनिज्म देखिए, आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। डायफ्राम क्या करेगा, डायफ्राम ऐसे करके, फ्रंट व्यू ऑफ चेस्ट है, आगे फ्रंट व्यू देखोगे, ये साइड व्यू आपका, डायफ्राम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, डायफ्राम ऊपर की तरफ, ठीक। इसमें देखिए डायफ्राम ऊपर की तरफ डोम शेप बना रहा है, देखिए, ठीक है। पहले डायफ्राम क्या होता है, ऐसे करके फ्लैट सा पड़ा रहता है, जब आप इनहेलेशन करोगे तो ये डोम शेप बनाएगा, ऐसे करके, ठीक है, क्या बनाएगा, डोम शेप बनाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और देखिए, ठीक है, एयर अंदर आ रही है, ठीक, ये क्या दिख रहा है आपको, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन दिख रहा है, ठीक है, रिव का मूवमेंट दिख रहा है, अपवर्ड और आउटवर्ड, वॉल्यूम आपको चेस्ट कैविटी का इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आगे देखिए एक्सेलेशन, एक्सेलेशन में क्या करना है अब आपको, एक्सेलेशन में बिल्कुल उल्टा कर देना है इनहेलेशन, ठीक है। पहली बात समझिए कि एक्सेलेशन में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की जरूरत आपको नहीं है एक्सेलेशन में। एक्सेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस विच डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एक्सेलेशन में मेरे को करना क्या है, मेरे को गैस बाहर निकालनी है, ठीक है, एयर बाहर निकालनी है, एयर बाहर निकालूंगा, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, एयर बाहर निकालूंगा। अब जो जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट हुई थी उन सबको रिलैक्स करवाना है, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, इसमें डायफ्राम में क्या होगा, रिलैक्सेशन। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, क्या होगा, रिलैक्सेशन। वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ था, क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें क्या हो जाएंगी, उसके उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। आई बात समझ में, रीड कर लेते हैं एक बार। It is the process which involve expulsion of foul air from the lung brought about by relaxation of intercostal muscle and diaphragm muscle. During exhalation, the ribs and diaphragm return to the normal position due to relaxation of muscle. This causes reduction in the volume of the thoracic cavity and return of lungs to the original size. The air pressure inside the lung increase and the air rushes out of the lungs through the tracheal nostril, ठीक है, एंड देन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब यहां से जो एयर आउट ऑफ द बॉडी जा रही है वो क्या है, CO2 है, ठीक है। CO2 को क्या कर रहे हैं हम, बॉडी से बाहर एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, डिफरेंस देखिए भाई, थोड़ा पढ़िए, डिफरेंस को देख लीजिए, थोड़ा पानी पी लें जब तक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। इनहेलेशन और एक्सेलेशन में क्या डिफरेंस है,
बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता रहता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस पूछता रहता है, इनहेलेशन और एक्सलेशन में चेंज पूछता रहता है, इनहेलेशन में क्या चेंज होता है, एक्सलेशन में क्या चेंज होता है, डिफरेंस पूछता रहता है। तो देखिए डिफरेंस, देखिए मैकेनिज्म, इनहेलेशन क्या है, इट इज ब्रिंगिंग इन ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, फ्रेश एयर को अंदर लेके आना इनहेलेशन है। वहीं पे इट इज प्रोसेस आउटिंग ऑफ फाउल एयर, फाउल एयर को बॉडी से बाहर निकालना एक्सेलेशन है। कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिब मूवमेंट अपवर्ड एंड आउटवर्ड। कॉन्ट्रैक्शन होगा, किस किस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था सर, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था सर, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था सर। ठीक है, और रिब का मूवमेंट क्या हो रहा था, अपवर्ड हो रहा था सर। ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी। इसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, रिब का मूवमेंट इनवर्ड होगा। ठीक है, और डायफ्राम डाउनवर्ड चला जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम मूव, ठीक है, डाउनवर्ड एंड, ठीक है, और यहाँ पे डोम शेप का दोबारा हो जाएगा, यहाँ पे डायफ्राम इज डोम शेप। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए और डिफरेंस देखिए, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम यहाँ पे साइज इंक्रीज होगा, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज एंड एयर, डिक्रीज एंड एयर कम थ्रू नोस्ट्रल, नोस्ट्रल के थ्रू एयर आएगी। इंक्रीज एंड एयर मूव आउट थ्रू नोस्ट्रल। ठीक है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ये एक पैसिव प्रोसेस है। और देखिए परसेंटेज ऑफ गैसेस इन डिफरेंट स्टेप ऑफ ब्रीदिंग। अब आप जब ब्रीदिंग कर रहे हो तो जब इनहेल कर रहे हो तो ये परसेंटेज ऑफ गैसेस जाएगी, एक्सहेल कर रहे हो तो ये बाहर निकलेंगी। ठीक है, तो जब आप सांस ले रहे हो तो एयर में तो सारी गैसेस मिक्स है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को फिल्टर करके खाली ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते ना हम, सारी एयर ही हमें इनहेल करनी पड़ती है। तो उस एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन इनहेल करके हमारे लंग्स तक जाती है वो देखिए। 21% ऑक्सीजन क्या करेगी, इनहेलेशन में अंदर जाएगी, 21%। बाहर कितनी जाती है एक्सेलेशन में, 16.4% ऑक्सीजन एक्सेलेशन में बाहर निकल जाती है। ठीक है, और देखिए CO2, CO2 कितनी जाती है इनहेलेशन में, 0.04% CO2 अंदर लेते हैं हम। एक्सेलेशन में CO2 कितनी निकालते हैं, 4.4%। ठीक है, वाटर वेपर की बात करें तो इनहेलेशन में बहुत कम वाटर वेपर अंदर जाता है, एक्सेलेशन में वाटर वेपर हम बहुत ज्यादा बाहर निकालते हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स एंड टिश्यू, गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यू। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज देखेंगे अब। ठीक, अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने पूरा रूट देख लिया, मतलब क्या क्या ऑर्गन, दोबारा रिकेप कर दे रहा हूं मैं, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में। पहली बात तो देखिए, दोबारा ऑर्गन देख लीजिए, नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के बाद नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर के बाद फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स है, लैरिंक्स के बाद क्या है आपका, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्योल है, ब्रोंक्योल के बाद फिर एल्वोलाई है, एल्वोलाई के बाद फिर एल्वोलर सैक है। ये हमारा पूरा रूट है। ठीक है, रूट के बाद क्या करा हमने, रूट के बाद एयर को अंदर लिया। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन अंदर गई, इस प्रोसेस को क्या कहा हमने, इनहेलेशन। ठीक है, और CO2 को बाहर निकाला, इसको क्या कहा हमने, एक्सहेलेशन। ठीक है, अभी हम कहा रुकते हैं कि एयर को हमने अंदर ले लिया है, एयर अंदर गई है, तो एल्वोलाई जो है हमारी, एल्वोलाई तक क्या पहुंच गई है, ऑक्सीजन पहुंच गई है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये है हमारी एल्वोलाई। ठीक, बना के दिखा दे रहा हूं मैं आपको, 2 पेजेस आ गए। ठीक, सपोज करिए, कलर दूसरा देना पड़ेगा। हम्म, ओके, हाँ जी, देखिए डायग्राम बहुत ज्यादा अच्छे बना नहीं पाता हूँ, अब क्या करूँ। चलो काम तो चल जाएगा अपना, समझ में तो आ जाएगा। ठीक, एक और लेयर बनाता हूँ बीच में। चलिए समझ में आ जाएगा ना आपको। ठीक, देखिए सपोज करिए ये वाला क्या है आपका, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एल्वोलाई। अब यहाँ तक आपकी ऑक्सीजन पहुंच चुकी है एल्वोलाई तक। ठीक है, एल्वोलाई तक क्या पहुंची है, ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। यहाँ पे क्या है आपका, CO2 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 मेम्ब्रेन दिख रही हैं, एक मेम्ब्रेन इसकी है। ठीक है, दिस इज द वॉल ऑफ एल्वोलाई, क्या है ये, वॉल ऑफ, वॉल ऑफ
एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई की वॉल दिख रही है आपको ये। ठीक है जी, एक मेम्ब्रेन ये दिख रही है आपको। ठीक है, दूसरी मेम्ब्रेन ये है, ये वाली। ठीक, ये क्या है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या कहते हैं इसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये। ठीक है जी, ठीक है सर। एक और मेम्ब्रेन दिख रही है, ये वाली जो ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है। ठीक है, तीसरी मेम्ब्रेन ये है, इसको कहते हैं हम एंडोथेलियम। एंडोथेलियम, ये क्या है? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज की एंडोथेलियम। ठीक है जी, तीन मेम्ब्रेन आपको दिख रही हैं। कौन कौन सी दिख रही हैं? वॉल ऑफ एल्वोलाई दिख रही है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, और क्या दिख रही है? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तीन मेम्ब्रेन आपको दिख रही हैं। अब यहां से होना क्या है, यहां से ये वाली ऑक्सीजन ट्रेवल करनी है इधर। ठीक है, और ये वाली CO2 जानी है इधर। ठीक, किस प्रोसेस से जाएगी? ये प्रोसेस से किससे जाएगी? डिफ्यूजन से जाएगी सर। किससे जाएगी? डिफ्यूजन से जाएगी। ठीक है, किससे जा रही है? डिफ्यूजन से जा रही है सर। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये वाली जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होके कहाँ जा रही है? ब्लड में मिल जा रही है। ठीक है, किस में मिल जा रही है? ब्लड में। ब्लड में क्या होता है? ब्लड में क्या होता है आपका? आरबीसी होते हैं। आरबीसी क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन होता है, सॉरी। ब्लड में क्या होता है आपका? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? चार ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं। चार मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है हीमोग्लोबिन अपने साथ। ठीक है, और ये कहां ले जाएगा इसको? ये ले जाएगा इसको टिश्यूज के पास। कहां ले जाएगा इसको? टिश्यूज के पास। और सारे टिश्यूज को क्या करेगा? ऑक्सीजन देके आएगा। समझ में आया? दोबारा समझिए। ठीक है, ये है एल्वोलाई। एल्वोलाई में इनहेलेशन करी हमने, तो ऑक्सीजन अंदर आ चुकी है एल्वोलाई में। ऑक्सीजन अंदर आ चुकी है। यहाँ पे क्या है? ये टिश्यू से ब्लड आ रहा है। कहां से आ रहा है? टिश्यू से ब्लड आ रहा है, तो इसमें क्या है? CO2। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, CO2 है इसमें। अब ये वाली CO2 डिफ्यूज होकर ऊपर जाएगी एल्वोलाई में, और ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर नीचे आएगी। ठीक है, अब ब्लड में ऑक्सीजन आ गई। ब्लड में और क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दे रहा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा? चार मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड करेगा और टिश्यू के पास छोड़ के आएगा। सिंपल। आगे बात समझ में? ये क्या है? हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। क्या है ये? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई बात समझ में? आई होप आगे होगी। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? देखिए, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? आता रहता है ये वाला क्वेश्चन भी। फिजिकल प्रोसेस है कौन सा? ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, इट इज टेकिंग इन ऑफ फ्रेश एयर एंड गिविंग आउट ऑफ फाउल एयर। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या करते हैं? हम फ्रेश एयर लेते हैं और फाउल एयर छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन करते हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं इसमें। इसमें क्या करते हैं? फ्यू ऑर्गन ऑफ बॉडी आर इन्वॉल्व, बॉडी के कुछ ही ऑर्गन इन्वॉल्व है ब्रीदिंग में। ठीक है, और रेस्पिरेशन में हर एक सेल बॉडी का इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में। एनर्जी इसमें कंज्यूम होती है। एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। आगे बढ़िए। एंजाइम, ब्रीदिंग में एंजाइम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एंजाइम आर नॉट रिक्वायर्ड इन ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में एंजाइम आर इन्वॉल्व। ठीक है, रेस्पिरेशन में एंजाइम की जरूरत है। ब्रीदिंग इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, और ये क्या है आपका? इंट्रा, इट इज एन इंट्रा सेलुलर होना चाहिए भाई यहाँ पे। ठीक है, इंट्रा सेलुलर कर लेंगे इसे, इंट्रा सेलुलर। रेस्पिरेशन आपका इंट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है। ठीक, ठीक है जी। मोड, मोड ऑफ ब्रीदिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन इज कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, इंपोर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसीज इन ह्यूमन। ह्यूमन में अलग अलग तरीके की रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती हैं। अब ये आपके 10th के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में, तो हमें रेस्पिरेशन की थोड़ी बहुत डिसीज के बारे में भी नाम तो एटलीस्ट पता ही होने चाहिए। ठीक है, नाम तो कम से कम पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिसीज देखिए, एक है आपका निमोनिया। ठीक है, एक है आपका एम्फाइसेमा, एक है आपका अस्थमा, एक है ब्रोंकाइटिस, एक है ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज, इसको OLDS कहते हैं। ठीक, इसमें से अस्थमा आप लोगों ने सबने सुना ही होगा। अस्थमा आपने सबने सुना ही होगा। अस्थमा थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है,
और अस्थमा के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज और होनी चाहिए। अस्थमा में होता क्या है? अस्थमा में होता यह है कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई पार्टिकल चला जाता है, फॉरेन पार्टिकल अगर चला जाता है, तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या करता है? उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऐसा कुछ नहीं होता, वो जो पार्टिकल चला गया है वो पार्टिकल आराम से बाहर निकल जाता है। लेकिन जिन लोगों को अस्थमा है उनको क्या होती है, किन्हीं पर्टिकुलर पार्टिकल से एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो वो पार्टिकल जब अंदर जाता है तो क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसी कोशिश में वो क्या कर देता है, इन्फ्लामेशन कर देता है। ठीक है, पाइप्स की, और इन्फ्लामेशन की वजह से जो पाइप है आपका ट्रैकिया वो नैरो हो जाता है। अब वो नैरो हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन अच्छे से, एयर अच्छे से नहीं जाती, तो सांस फूलने लगती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, अस्थमा। इसके लिए क्या लेने होते हैं, इसके लिए कैप्सूल लेने होते हैं। एक डूलिन लेते हैं, एक बूडाकॉट लेते हैं। इन दोनों को मिक्स करके, डूलिन और बूडाकॉट को मिक्स करके फिर हम क्या लेते हैं, भपारा सांस क्या लेते हैं, वेपोराइजेशन करते हैं। ठीक है, उससे क्या होती है, ये ट्रैक हमारा ओपन हो जाता है। ट्रैक ओपन हो जाता है तो अच्छे से एयर अंदर जा पाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाती है अस्थमा में। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर पढ़ना पार्ट आ गया है हमारा। ट्रांसपोर्टेशन क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज इन लिविंग बीइंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स obtained during digestion, respiratory gases obtained during respiration, excretory product, hormones are carried from one part to another part of the body। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या करना है कि जो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं आपकी, ऑप्टेन ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन में जो ऑप्टेन करा था आपने वो, रेस्पिरेटरी गैसेज आपकी, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट आपके, ये सारी चीजों को क्या करना है, हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। एक जगह से दूसरी जगह में इनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसी प्रोसेस को पूरे को कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेरीज। डिफ्यूजन इज मेजर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोन, अमीबा और पैरामीशियम, एंड ऑल्सो इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि नाइडेरियंस और स्पॉन्जेस। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है ये अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, या मल्टीसेलुलर है तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उसमें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या कम कॉम्प्लेक्स है, मल्टीसेलुलर सिंपलर है। ठीक, तो इसके बेसिस पे ये क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग तरीके का पाया जा सकता है। ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है यूनिसेलुलर में, वो डिफ्यूजन पाया जाता है जनरली। ठीक है, डिफ्यूजन से जनरली क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, वहीं पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कुछ में, जैसे नाइडेरियंस हो गए और स्पॉन्जेस हो गए, उनमें भी क्या हो जाता है, डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उनकी बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ डिफ्यूजन से उनकी बात नहीं बन सकती। उनकी बात डिफ्यूजन से, खाली डिफ्यूजन से नहीं बनेगी, तो उनको थोड़े और ज्यादा सिस्टम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उनका पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म like plant, animal, diffusion alone cannot meet the requirement of the organism. So there is a complex system of transportation involved in various organ। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है, मल्टीसेलुलर में, क्योंकि डिफ्यूजन अकेले इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए सिग्निफिकेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स इन प्लांट एंड स्मॉल स्टंटाइन एलिमेंट्री कैनाल इन एनिमल टू रीच टू ईच सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या करता है कि ये क्या करता है, जो ट्रांसपोर्टेटेड फूड है उसको प्लांट और स्मॉल स्टंटाइन तक भेजता है एनिमल्स में। ठीक है, हर एक बॉडी के सेल्स तक, बॉडी के हर एक सेल्स तक भेजेगा। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल बॉडी सेल टू लंग्स। ठीक है, क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से हर एक बॉडी के सेल तक ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, और जो बॉडी के सेल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको वापस लंग्स पे भेजेगा। ठीक है, ये भी इसका काम है।
इट कैरी वेस्ट प्रोडक्ट टू किडनी, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी तक भेजेगा उसको एलिमिनेट करने के लिए। द वे वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से प्लांट में, वो सर्कुलेट होगा किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू। हॉर्मोन्स आर फॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी, इट ट्रांसपोर्ट टू द एरिया ऑफ फंक्शनल साइड थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब हमारी बॉडी में हार्मोन जो होते हैं वो हार्मोन एक पर्टिकुलर साइट में बनते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे बनते हैं, जैसे लीवर में बनते हैं, पैनक्रियाज में बनता है इंसुलिन वगैरह, ग्लूकागोन वगैरह, तो एक पर्टिकुलर साइट पे बनने हैं, लेकिन जरूरत उसकी कहीं और है, ठीक, तो उसको पहुंचाने के लिए भी कौन काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम आता है, ठीक है जी। उसके लिए भी क्या आता है काम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बढ़ते हैं आगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में क्या पढ़ना है हमें, कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे अभी इसमें हम, इसमें देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, तो प्लांट्स में दो तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है सर, ठीक है। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो लोग करते हैं, दो टिश्यू होते हैं इसके पास, एक टिश्यू है इसके पास जाइलम प्लांट में, और एक टिश्यू है इसके पास सर फ्लोएम। ये दो टिश्यू होते हैं, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल, दोनों को कंबाइनली क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है सर, जाइलम का काम है सर वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को सर ट्रांसपोर्ट करना काम किसका है, जाइलम का है सर, ठीक है। इसका क्या काम है, इसका काम है सर फूड को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ये, ठीक है सर। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है सर, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है, बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या है सर, बाय डायरेक्शनल का मतलब है सर कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा ये हर एक पार्ट में, ठीक है, ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ठीक है, हर एक पार्ट में क्या करेगा, बाय डायरेक्शनली ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ठीक है सर। ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं स्टेप्स की, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होंगे आपके, स्टेप्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ही मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ता हूं, हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ही थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, जाइलम वाला, ठीक है। तो इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे जाइलम वाले में, देखिए जाइलम वाले में जो स्टेप इन्वॉल्व है आपके, वो है सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पहला स्टेप क्या होता है इसका, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, कहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, रूट हेयर से। रूट हेयर क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से, ठीक है, रूट हेयर सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी सर इसमें, दूसरी बात होगी सर इसमें असेंट ऑफ सेप, क्या होगा सर, असेंट ऑफ सेप होगा सर। दूसरी बात क्या होगी सर इसमें, असेंट ऑफ सेप होगा, ठीक है, दूसरी बात क्या होगी सर इसमें, असेंट ऑफ सेप होगा, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी सर इसमें, ट्रांसपायरेशन, क्या होगा, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन होगा। तीसरी बात क्या है इसमें सर, ट्रांसपायरेशन, ठीक। असेंट ऑफ सेप क्या है, असेंट ऑफ सेप का मतलब है जितना भी पानी एब्जॉर्ब हुआ है, जितने भी मिनरल एब्जॉर्ब हुए, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हुए हैं ना रूट हेयर से, जितने भी वाटर और मिनरल रूट हेयर से एब्जॉर्ब हुए हैं उसको ऊपर पहुंचाएगा ये, ठीक है। दोनों के मिक्सर को, वाटर प्लस मिनरल के मिक्सचर को क्या कहते हैं, सेप कहते हैं। तो इसी सेप को असेंट करना है, ऊपर पहुंचाना है, तो ये हो गया असेंट ऑफ सेप। तीसरा पॉइंट है आपका ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है, लीफ के सरफेस से जो वाटर लॉस होता है, लीफ के सरफेस से क्या होता है, वाटर लॉस होता है, उसी वाटर लॉस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है, उसी वाटर लॉस को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस देखते हैं हम
ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। देखिए वाटर का ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में हो कैसे, देखिए यहां से मैं लीफ अलग बना दे रहा हूं थोड़ा, ठीक है, ठीक है जी। ये आपकी लीफ सपोज करिए, डायग्राम में थोड़ा भाई कॉम्प्रोमाइज कर लेना, डायग्राम मेरे बहुत ज्यादा ड्राइंग बेकार है, ठीक है, तो डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए हो क्या रहा है इसमें, होता क्या क्या है इसमें, होता इसमें ये है, देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, इसके यहाँ पे इसके रूट होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके रूट होंगे, ठीक है, रूट पे क्या लगे होंगे, रूट हेयर, रूट पे क्या लगे होंगे, रूट हेयर, ठीक है, ठीक है जी, रूट पे क्या लगे होंगे, रूट हेयर। अच्छा जी, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले वाटर, ठीक है, और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स क्या होंगे यहाँ पे, एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो गए यहाँ पे, ठीक। अब मैं कह दे रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्या आ गया, सपोज करिए यहाँ पे आ गया आपका वाटर, और यहाँ पे आपके मिनरल्स भी आ गए, दोनों को मिला के मैं क्या कहता था, दोनों को मिला के मैं कहता था कि यहाँ पे सर सैप आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, सैप आ गया है, ठीक है, सैप आ गया, असेंट ऑफ सैप जिसका करवाना है वो आ गया है, ठीक है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि यहाँ से होता है ट्रांसपायरेशन, यहाँ से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन होगा तो यहाँ से वाटर लॉस होगा, ठीक है, वाटर लॉस होगा तो यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी वाटर की, यहाँ पे क्या होगी, वाटर की डिमांड क्रिएट होगी, यहाँ पे क्या होगी, डिमांड क्रिएट होगी वाटर की, डिमांड ऑफ वाटर, डिमांड ऑफ वाटर क्रिएटेड ड्यू टू, ड्यू टू वाटर लॉस, ड्यू टू वाटर लॉस फ्रॉम लीफ, ठीक है, लीफ की वजह से जो वाटर लॉस हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है, ठीक है। अब डिमांड क्रिएट होती है तो यहाँ पे दो तरीके की फोर्स काम करती है, एक होती है अडहेसिव, एक होती है कोहेसिव, ठीक है, यहाँ पे दो तरीके की फोर्स काम कर रही होती है, एक फोर्स कौन सी होती है, अडहेसिव, अडहेसिव, और एक फोर्स कौन सी होती है, कोहेसिव, ठीक है। अडहेसिव फोर्स का मतलब क्या है, देखिए अडहेसिव फोर्स में क्या हो रहा होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल यहां इस वाली बॉल पे चिपक रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल और वॉल के बीच में जो फोर्स है, वाटर मॉलिक्यूल और प्लांट की वॉल के बीच में जो फोर्स है, वाटर मॉलिक्यूल और प्लांट की वॉल के बीच में जो फोर्स है, उस फोर्स को कहते हैं अडहेसिव फोर्स, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल और प्लांट की वॉल के बीच में जो फोर्स है, यहां पे कौन सी फोर्स लगती है, अडहेसिव, अडहेसिव फोर्स लगती है यहाँ, ठीक है, अडहेसिव फोर्स लगती है यहाँ, ठीक। अब इन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स लग रही होगी सर, किन दोनों के बीच में सर, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी तो फोर्स लग रही है सर, इनके बीच में, इस फोर्स को क्या कहते हैं, कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स कहेंगे, ठीक है, ये फोर्स लग रही है इनके बीच में, अडहेसिव फोर्स लग रही है और कोहेसिव फोर्स लग रही है, इसकी वजह से ये वाटर कॉलम बन जा रहा है, ठीक है। अब ये वाटर कॉलम बन जा रहा है, ये ऊपर खींच कौन रहा है इसे, ऊपर खींच कौन रहा है, ऊपर ट्रांसपायरेशन खींच रहा है इसको, ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, ट्रांसपायरेशन की वजह से अगर वाटर लॉस हो रहा है इसमें से, तो वाटर लॉस हो रहा है तो वाटर की डिमांड क्रिएट हो रही है, और वही डिमांड क्या कर रही है, इसको ऊपर की तरफ खींच के ले जा रही है, आई बात समझ में, ट्रांसपायरेशन की वजह से ऊपर क्या हो रही है, डिमांड क्रिएट हो रही है पानी की, और वो डिमांड इसको ऊपर की तरफ खींच के ले जा रही है फिर, ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी, किसकी वजह से ऊपर जा रहा है ये, ऊपर किसकी वजह से आ रहा है, ट्रांसपायरेशनल, ट्रांसपायरेशनल, ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी कहते हैं इसे, पुल थ्योरी, ठीक है, इसकी वजह से असेंट ऑफ सैप हो पा रहा है। आगे बात समझ में, दोबारा रिकैप कर लेते हैं, देखो दोबारा क्या क्या स्टेप थे, जाइलम इन्वॉल्व है, पहली बात तो कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है, जाइलम टिश्यू इन्वॉल्व है सर, ठीक है, स्टेप क्या क्या थे सर, पहला स्टेप था एब्जॉर्ब करवाना है वाटर और मिनरल को, रूट हेयर से मैंने सर एब्जॉर्ब करवा लिया, वाटर और मिनरल मेरे एब्जॉर्ब हो गए रूट हेयर के थ्रू, ठीक है, रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब हो गए, अब ये वाटर और मिनरल ने मिलकर क्या बना लिया, सैप, अब ये क्या कर रहे हैं,
अब ये यहाँ से अटैच होते आ रहे हैं वॉल पे, प्लांट की वॉल पे अटैच होते आ रहे हैं, जाइलम की वॉल है ये। किसकी वॉल है? जाइलम की वॉल। जाइलम की वॉल से चिपकते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं, कौन सी फोर्स की वजह से? अडहेसिव फोर्स की वजह से। ठीक है, अब इन वाटर मॉलिक्यूल में भी आपस में कनेक्शन बन रहा है, आपस में चिपक रहे हैं, किसकी वजह से? कोहेसिव की वजह से। ऊपर से क्या हो रहा है सर? ट्रांसपायरेशन हो रहा है। ट्रांसपायरेशन की वजह से ऊपर क्या हो रही है? डिमांड क्रिएट। डिमांड क्रिएट हो रही है तो वो डिमांड क्या कर रही है? इसको ऊपर पुल कर रही है, तो ये कॉलम बन जा रहा है और ऊपर ये खिंचता चला जा रहा है अब। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरी थ्योरी को किससे एक्सप्लेन करी है? ये थ्योरी हमने ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, जाइलम समझ लिया हमने पूरा। ठीक है, फ्लोएम थोड़ा सा एक सेकेंड, जाइलम हो गया ना हमारा। ठीक है जी, फ्लोएम। फ्लोएम में देखिए, फ्लोएम में क्या होना है? फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होना है। ठीक है, और फ्लोएम में बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है फूड का। इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रनिंग ऑलमोस्ट द पैरेलल विद जाइलम स्ट्रैंड। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल विच आर सीव ट्यूब, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। 4 तरीके के सेल से मिलकर बनता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, जाइलम और फ्लोएम में? ठीक है, जाइलम क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है वाटर और मिनरल्स को, ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट को करता है। पहली बात, कंडक्शन अकर इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? बाई डायरेक्शनल होगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, और कंडक्टिंग चैनल आर ट्रैकिड एंड वेसल। कंडक्टिंग चैनल्स के कौन कौन है? ट्रैकिड और वेसल्स है। कंडक्टिंग चैनल इसके कौन कौन है? सीव ट्यूब है, इसका सीव ट्यूब। ठीक है, कंडक्टिंग चैनल है। जाइलम में और देखिए कंपोनेंट, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और वेसल्स। इसके कंपोनेंट कौन कौन है? सीव ट्यूब, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर पार्ट्स आर डेड। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे पार्ट क्या है इसके? डेड है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के ऑल अदर 3 पार्ट्स आर लिविंग। फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे तीनों पार्ट इसके लिविंग होते हैं। ठीक है जी, और देखिए डिफरेंस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ये। इट डू नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्लांट को कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड नहीं कराता है। वाटर कंडक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हीट और कोल्ड, गर्मी पड़े चाहे ठंडक पड़े, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा नहीं, ना ही वो अफेक्ट होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है गर्मी या सर्दी से। कंडक्शन ऑफ फूड इज इन्फ्लुएंस बाय हीट और कोल्ड, कंडक्शन ऑफ फूड क्या होगा? इन्फ्लुएंस होगा हीट और कोल्ड से। आगे बात समझ में, बढ़ते हैं आगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये हम पढ़ चुके। ठीक है जी, ट्रांसपिरेशन पढ़ चुके, ये वाला हम पढ़ चुके। ठीक है, अच्छा हाँ ये वाला रह गया। काइंड ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन किस किस से हो सकता है? देखो, एस्टोमेटल ट्रांसपायरेशन हो सकता है। ठीक है, मतलब लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपायरेशन क्या था? लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर जो होता है उसको कहते हैं हम ट्रांसपायरेशन। लीफ से हो सकता है। ठीक है, लीफ में क्या है? स्टोमेटा, तो उनसे तो होता ही है, मेनली इसी से होता है ट्रांसपायरेशन। फिर क्या होता है? क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो सकता है, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो सकता है, ये कल मैं पढ़ा चुका था। सबसे ज्यादा किससे होता है भाई? सबसे ज्यादा होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, फिर लेंट्रिकुलर होता है, फिर क्यूटिकुलर होता है। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन किससे होता है? स्टोमेटा से। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन देखिए, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर हैज कूलिंग इफेक्ट ऑन लीव्स। ठीक है, ट्रांसपायरेशन डज नॉट अलाउ द लीफ टेम्परेचर टू रेज टू डिटरमाइन डिटरमेंटल लेवल। ठीक है, ट्रांसपायरेशन क्या करता है? देखिए ट्रांसपायरेशन का फायदा क्या है? ट्रांसपायरेशन का जो सबसे बड़ा फायदा है ना, सबसे बड़ा फायदा तो ट्रांसपायरेशन का ये है कि ट्रांसपायरेशन अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कंडक्शन ऑफ वाटर होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतनी हाइट तक वाटर चढ़ेगा कैसे अगर ट्रांसपायरेशन नहीं हो रहा? ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसपायरेशन जरूरी है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ट्रांसपायरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट मिलता है प्लांट को। ठीक है, लीफ का टेम्परेचर बहुत नहीं बढ़ने देता, तो कूलिंग इफेक्ट देता है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, और क्या करता है? इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल थ्रू ट्रांसपायरेशनल पुल, ट्रांसपायरेशन पुल के वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का ये बता चुका हूं मैं। ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, किसमें हेल्प करेगा? जो एक्सेस वाटर होता है उसके रिमूवल में भी ट्रांसपायरेशन हेल्प करेगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को क्या कहते हैं हम? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को क्या कहते हैं हम? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। देखिए क्या क्या स्टेप है इसके ट्रांसलोकेशन के। पहला स्टेप क्या है ट्रांसलोकेशन का? ये। दूसरा, ठीक है, और तीसरा। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि फूड एंटर द सीव ट्यूब फ्रॉम द मीसोफिल सेल ऑफ द लीफ।
फूड एंटर करेगा, ठीक है, सीव ट्यूब में मीजोफिल सेल से लीव के, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा कि वाटर, दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम देखिए कि वाटर एंटर द सीव ट्यूब एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड विच इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सीव ट्यूब में फिर पानी भी एंटर करेगा, अब दोनों में क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। फूड इज पास टू ऑल प्लांट पार्ट इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन हैविंग लो प्रेशर, ठीक है। अब जिनमें प्रेशर लो होगा, जिनमें प्रेशर लो होगा उन हर पार्ट्स में फूड ट्रांसपोर्ट होगा। देखो दोबारा क्या हुआ, पहले सीव ट्यूब में क्या गया, खाना गया, जो मीजोफिल सेल में खाना बना है वो खाना चला गया सीव ट्यूब में, ठीक है। सीव ट्यूब में खाना चला गया, फिर क्या हुआ, सीव ट्यूब में खाना जाने के बाद सीव ट्यूब में पानी भी डाल दिया हमने, दोनों का मिक्सचर तैयार हो गया, दोनों का मिक्सचर तैयार हो गया तो इसका क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब दूसरी जगह ये मिक्सचर तैयार नहीं हुआ, वहां ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम। अब ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से कम ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से कम ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा फूड का, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं, ठीक है जी। आगे आइए, ट्रांसपायरेशन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इन ह्यूमन बीइंग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड आउट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ट्यूब वेसल, पंपिंग ऑर्गन हार्ट एंड सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ठीक है, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लूइड, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप, ब्लड मस्कुलर सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब ये देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ब्लड इन्वॉल्व होता है, उसमें ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है, और एक पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट, वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जो फ्लूइड है उसके बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके का हो सकता है, एक जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारा वस्कुलर होता है, और दूसरा जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये वाला डायग्राम आपको भैया बिल्कुल बिल्कुल कायदे से इसको रट लेना, ठीक है। तो एकदम फ्लो आप लोगों को क्या रहेगा, याद रहेगा। देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है आपका, ब्लड मस्कुलर सिस्टम भी होता है और लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ब्लड मस्कुलर सिस्टम के तीन कंपोनेंट होते हैं, एक हार्ट, एक ब्लड और एक ब्लड वेसल, ठीक है। अब हार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ब्लड की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के दो कंपोनेंट, एक प्लाज्मा होता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल की बात करूं तो आर्टरी होती है, वेन होती है, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आता है आपका, आरबीसी आएगा, डब्ल्यूबीसी आएगा और प्लेटलेट्स आएंगी। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो लिम्फ आएगा, लिम्फ वेसल आएंगी और लिम्फ नोड्स आएंगी, ठीक है। ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम में आएगा, ठीक है जी। आइए आगे ब्लड मस्कुलर सिस्टम में देखते हैं, a system in which fluid is transported, ठीक है, ये क्या है, a system in which fluid is transported from one part of the body to the other through tubes is called vascular system, ठीक है। vascular system का मतलब ये है कि जिसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होना है, किसके थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। अगर ट्यूब्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड का तो उसको क्या कहते हैं, वस्कुलर सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वस्कुलर सिस्टम कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड मस्कुलर सिस्टम, एक है आपका ब्लड, दूसरा है आपका ब्लड वेसल, एक तीसरा है आपका हार्ट, ठीक है। ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। रेड कलर का होता है, स्टिकी होता है, विस्कस होता है, विस्कस का मतलब क्या है, गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। फॉलोइंग इन ब्लड वेसल में फ्लो करता है, इट फॉर्म 6 to 10%, ठीक है, 6 से 10% बॉडी वेट बनाता है। ह्यूमन का बॉडी वेट जितना होता है उसका 6 to 10% बॉडी वेट किसका होता है, ब्लड का ही होता है। एन अडल्ट ह्यूमन कंटेन अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड, एक अडल्ट ह्यूमन में कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक अडल्ट ह्यूमन में। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, ब्लड दो पार्ट से बना होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसिल्स, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसिल्स। प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड देखते हैं, in all chordate and annelid amongst the non-chordate, blood is a bright red fluid of salty taste and a peculiar smell, ठीक है। सब में क्या होता है ब्लड, किन किन में, कॉर्डेट होते हैं जो और एनालिड्स होते हैं, इन लोगों में क्या होता है, और नॉन कॉर्डेट्स में भी ब्लड रेड कलर का होता है, ठीक है, और सॉल्टी होता है, टेस्ट में थोड़ा थोड़ा नमकीन लगता है, और पेकुलर स्मेल होती है, अजीब सी स्मेल आएगी उसमें से। हाँ, इट्स लिटिल हैवियर देन वाटर, ब्लड क्या होता है, वाटर से थोड़ा हैवी होता है,
क्योंकि ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो 4.5 से 5.5 गुना ज्यादा होती है वाटर से। ठीक है, तो ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन। ब्लड का पीएच कितना होता है जी? 7.3 से लेके 7.5 तक, 7.5 तक इसका पीएच होता है। ब्लड फ्लो इन अ कंटिन्यूअस सर्किट ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड किसमें फ्लो करता है? कंटिन्यूअस सर्किट ऑफ ब्लड वेसल में। ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? कोई भी छोटी वाली इंजरी होती है ना, जब छोटा सा कट लगता है तो एक येलो कलर का फ्लूइड निकलता है ब्लड निकलने से पहले। ठीक है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है, वो क्या होता है? हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कौन कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लाइफ सेविंग प्रोटीन होती है। एल्बुमिन, ठीक है, सीरम एल्बुमिन 60% क्या होती है? एल्बुमिन प्रोटीन होती है। ठीक, एल्बुमिन का काम क्या होता है? एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस रखना। ऑस्मोटिक बैलेंस रखने का मतलब क्या है? जो आयन होते हैं हमारी बॉडी में, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सबका आयनिक बैलेंस मेंटेन रखना। अगर ये आयनिक बैलेंस मेंटेन ना हो तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ठीक है, इंसान की डेथ हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक, उसके बाद देखिए ग्लोबिन। ग्लोबुलिन क्या होती है? 36% पाई जाती है ग्लोबुलिन। किसका काम करेगी? ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है लिपिड और फैट को, सॉल्युबल विटामिन को, एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, फिर देखते हैं फाइब्रोनेजिन। फाइब्रोनेजिन 4% पाई जाती है। किसका काम करेगी? ब्लड कोगुलेशन का। ब्लड कोगुलेशन का काम करेगी। ठीक है, ब्लड को फ्लो होने से रोकेगी, चोट लग जाएगी तो। मूव ऑन। हाँ, ब्लड कार्पोसिल्स। ब्लड कार्पोसिल्स देखिए कि ब्लड कार्पोसिल्स जो होते हैं आपके, वो 3 तरीके के होते हैं। एक आरबीसी होता है, ठीक है, रेड ब्लड कार्पोसल, एक डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड कार्पोसिल्स, और प्लेटलेट्स होते हैं। इनके दूसरे नाम भी होते हैं। ठीक है, वो दूसरे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक, देखिए क्या क्या नाम होते हैं इनके। एरिथ्रोसाइट। ब्लड कार्पोसिल्स आर ऑफ 3 टाइप। रेड ब्लड कार्पोसिल्स, ठीक है, आरबीसी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है वो। व्हाइट ब्लड कार्पोसिल्स, डब्ल्यूबीसी कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं इनको। प्लेटलेट को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। अब आरबीसी की बात करूं अगर मैं, तो आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा सेल है? आरबीसी। स्फेरिकल बायकॉन्केव शेप का होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। दे कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन, विच इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। ब्लड को रेड कलर कौन देता है? हीमोग्लोबिन देता है। आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी मेजर पोर्शन होता है हमारे ब्लड का। ठीक है, और क्या याद रखना है आरबीसी के बारे में? और आपको बायकॉन्केव शेप का होता है, ये याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? देखिए, आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर हीम प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, क्या होता है इसमें? आयरन कंपाउंड conjugated to a protein. In hemoglobin, protein is globulin, ठीक है, and heme is a profilin directive with a ring structure like chlorophyll in plants. The central atom in profilin of chlorophyll is magnesium, while in hemoglobin it is iron. ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा, कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बीच में ऐसे करके आयरन पाया जाएगा। ठीक है, बीच में आयरन पाया जाएगा। आयरन के बाद इसमें 2 चेन ऊपर होती हैं। ठीक है, 2 चेन इसमें ऊपर पाई जाएंगी, और 2 चेन नीचे पाई जाएंगी। ठीक है, 2 चेन ऊपर पाई जाती हैं, 2 चेन नीचे पाई जाती हैं। 2 चेन अल्फा होती हैं, इसको कहते हैं अल्फा 1, इसको कहते हैं अल्फा 2। ठीक है, 2 चेन बीटा होती हैं, इसको कहते हैं बीटा 1, इसको कहते हैं बीटा 2। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा किसका? हीमोग्लोबिन का। अच्छा, हीमोग्लोबिन में यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होती है एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होगी दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होगी तीसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होगी चौथा मॉलिक्यूल। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसी गाड़ी है जो 4 लोगों को ले जा सकती है। मतलब हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल को ले जा सकती है ऑक्सीजन के। इट बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका हीमोग्लोबिन का। लिख दे रहा हूँ एच बी, क्या है? एच बी। बढ़ गया आगे। आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। ठीक है,
आरबीसी किस में प्रोड्यूस होगा? बोन मैरो में प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और ग्रेवयार्ड क्या होता है? आरबीसी का स्प्लीन होता है। लाइफ स्पैन की बात करूं मैं आरबीसी की, तो 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहता है। ठीक है। इसमें यही सब बातें लिख रखी हैं। ठीक। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 टू 120 डेज। ठीक है। हाँ, यही सब चीजें लिख रखी है, पढ़ सकते हो आप इसको। ये वाला पोर्शन आपके में है नहीं सिलेबस में। ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, क्या क्या डिफरेंस है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में? डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल का काम है फॉरेन पार्टिकल से फाइट करना। ठीक है। बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। व्हाइट ब्लड सेल क्या करेंगे? बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। और आरबीसी क्या करते हैं? आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मेन काम इनका ये है। आरबीसी रेड कलर का है, ये कलरलेस है। ठीक है। 4.5 टू 6 मिलियन पर एमएम स्क्वायर में पाया जाता है, और ये 4000 टू 11,000 पाया जाता है। ठीक है। बायकॉन्केव डिस्क शेप होता है, राउंड टू एमोबॉइड शेप होता है। ठीक है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। ओनली वन टाइप का होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आगे देखते हैं। लाइफ टाइम की बात करूं तो 120 दिन होता है इसका। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? सोल्जर ऑफ बॉडी। तो सोल्जर की तो जिंदगी का कुछ पता ही नहीं है ना। ठीक है। बेचारे कहाँ रहते हैं? बॉर्डर पे सिक्योरिटी में रहते हैं। ठीक। कब क्या हो जाए कुछ जिंदगी का भरोसा नहीं है, तो अनसर्टेन लाइफ होती है इनकी। कुछ आवर्स से कुछ दिनों तक भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन इसकी क्या है? 120 दिन है। सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट है, इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है। फंक्शन की अगर बात करें तो इसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन मेन फंक्शन है। इसका इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना मेन फंक्शन होता है। बढ़ते हैं आगे। फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन तो हमें बताइए क्या क्या फंक्शन है इसके। सोल्जर ऑफ बॉडी कहते हैं, फेगोसाइट करता है, और क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीज से, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक। प्लेटलेट, प्लेटलेट देखिए, दीज आर स्मॉल साइज नॉन न्यूक्लिएटेड सेलुलर फ्रेगमेंट ऑफ various shape and are commonly called thrombocyte. The main function of blood platelet is blood coagulation. The average lifespan of blood platelet is 5 to 9 days. ठीक है। ब्लड कोगुलेशन करेंगे। ब्लड कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड कोगुलेशन का मतलब ये है कि मान लो आपका हाथ कट गया, आपकी हो गई इंजरी। ठीक है। अब उस घाव को जो भरने में टाइम लगेगा, ठीक है, वो किससे भरेगा घाव? कोगुलेशन होगी तब। ठीक है। क्लॉटिंग होगी तब। ठीक है। तो उससे भरेगा, तो वो कौन करवाता है? वो यही करवाएगा। ठीक है। बता दे प्लेटलेट, नहीं भाई। ठीक। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। आगे आइए। इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड दैट इज शुगर, अमीनो एसिड, मिनरल एंड विटामिन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या? ठीक ठीक, चलो ये भी नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ब्लड वेसल्स पे आते हैं अब डायरेक्ट। ब्लड वेसल्स देखिए, ब्लड वेसल्स आइए। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या है सर? ब्लड वेसल्स ट्यूब है, वो ट्यूब जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है। उन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स तीन तरीके की होती हैं। ब्लड वेसल्स कितने तरीके की होती है? तीन तरीके की। पहली टाइप की जो ब्लड वेसल्स है उसका नाम क्या है? आर्टरी, आर्टरीज। ठीक है। ये दूसरी तरीके की जो होती है इनको क्या कहते हैं? वेन। तीसरी तरीके की जो होती है इनको क्या कहते हैं? कैपिलरीज। कैपी कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज कहते हैं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। ठीक है। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज होती है हमारी थिक वॉल, थिक वॉल। इनकी वॉल क्या होती है? मोटी होती है, थिक वॉल्ड होती है। ल्यूमन कैसा होता है इसका? ल्यूमन, ल्यूमन की अगर बात करूं मैं, ल्यूमन की अगर मैं बात करूं तो इनका ल्यूमन कैसा होता है? नैरो, ल्यूमन नैरो होता है। ब्लड फ्लो कैसा होता है इसमें सर? ब्लड फ्लो की अगर बात करेंगे हम, तो ब्लड कैसे फ्लो करता है सर इसमें? ब्लड फ्लो इसमें बहुत स्पीड से करता है, फास्ट। ब्लड फ्लो कैसा जाता है इसमें? फास्ट है। ठीक है। कौन सा ब्लड फ्लो करेगा सर इसमें? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड इसमें फ्लो करे। ठीक है जी। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है वेन में? वेन में वॉल क्या होती है इसकी? थिन होती है। ठीक है। किससे कंपेरिजन करने पे? अगर आरटी से कंपेयर करूंगा तो वेन्स की वॉल क्या होती है? थिन होती है। ठीक है। थिन वॉल होती है इसकी। अच्छा सर। थिन वॉल के अलावा ल्यूमन क्या होता है इसका? ब्रॉड होता है सर, ब्रॉड ल्यूमन होता है सर। ठीक है सर। और क्या है सर?
और आपका ब्लड फ्लो कैसा होता है, स्लो होता है, स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं होती ब्लड फ्लो की। इसका देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड कैसा होता है इसमें, डीऑक्सीजेनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें पाया जाएगा। कैपिलरी, कैपिलरीज क्या होती है, वेरी थिन वॉल, वेरी थिन वॉल, ठीक है, वॉल क्या होती है इनकी, बहुत ज्यादा थिन होती है। मेन काम क्या होता है, डिफ्यूजन, ठीक है, इनके थ्रू डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है जी। ये है आपकी ब्लड वेसल्स। आर्टरी, आर्टरी आपको ट्री से याद रख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक क्या बना सकते हो आपकी इसकी ट्रिक, ट्रिक क्या बना सकते हो जी आप इसकी ट्रिक, देखिए आर्टरी, ट्री, ट्री से आपको याद रखना है, ट्री, ट्री क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है, ट्री क्या होता है, मोटा होता है सर, मोटा होता है तो मतलब इसकी वॉल क्या होगी, मोटी सी वॉल होगी सर इसकी, ठीक है, ट्री मोटा होता है तो इसकी वॉल क्या होगी, मोटी सी होगी, आर्टरी की वॉल क्या होगी इसकी, मोटी सी होगी सर, ठीक है। वॉल अगर मैं मोटी करता जा रहा हूं तो दिख रहे हो, ल्यूमन क्या होता जा रहा है, ल्यूमन क्या होता जा रहा है वॉल मोटी करने पे, ल्यूमन नैरो होता जा रहा है अपने आप, ठीक है। तो अगर वॉल इसकी मोटी है तो ल्यूमन सर अपने आप क्या होगा इसका, नैरो होगा, ठीक है जी, ल्यूमन क्या होगा इसका अपने आप, नैरो होगा, ठीक। आर्टरी, वॉल क्या होती है इसकी, मोटी होती है, ल्यूमन अपने आप नैरो हो गया। ट्री क्या देता है हमें, ट्री हमें देता है ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहां से रखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फ्लो होगा, ठीक है। वॉल इसकी मोटी क्यों है, क्यों, क्योंकि ब्लड इसमें बहुत स्पीड से फ्लो होता है, वॉल बहुत स्पीड से अगर ब्लड फ्लो होगा तो अगर वॉल फट सकती है, ठीक है। अगर वॉल पतली होगी तो ब्लड प्रेशर क्या रहता है इसमें, बहुत ज्यादा, ब्लड बहुत प्रेशर से बहुत स्पीड से फ्लो होता है, इसीलिए इसकी वॉल को क्या होना पड़ता है, मोटा होना पड़ता है, ठीक है जी। ये याद कर लोगे इस ट्रिक से, ट्री से। वेन में देखिए, वेन में इसका उल्टा कर देना है, इसकी वॉल अगर मोटी, इसकी वॉल पतली, इसमें अगर ल्यूमन कैसा है, ब्रॉड नैरो है, तो इसमें ल्यूमन क्या होगा, ब्रॉड होगा। इसमें ब्लड अगर बहुत तेज फ्लो कर रहा है, इसमें स्लो फ्लो कर रहा होगा। इसमें अगर ऑक्सीडेटेड ब्लड है तो इसमें डीऑक्सीनेटेड होगा। कैपिलरी आपको याद रखनी है, कैपिलरी क्या होती है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करती हैं, बहुत ही ज्यादा पतली होती हैं, बहुत ज्यादा थिन होती हैं, डिफ्यूजन का मेनली इनका काम होता है, ठीक है। आगे समझ में, बढ़ते हैं आगे, डायग्राम देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। ये क्या है आपका, आर्टरी का डायग्राम है ये वाला, ये क्या है आपका आर्टरी, आर्टरी का ल्यूमन देखिए कितना सा है, ठीक है। और वॉल देखिए, वॉल की थिकनेस क्या है इसकी, यहां से यहां तक इतनी थिक वॉल है, ठीक है, इसकी थिकनेस यहां से यहां तक है बस, ठीक है। तो ये क्या है, वॉल इसकी बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है। ये इन दोनों का कनेक्शन जो बना रही है, वेन्यूल और आर्टरीज का, वेन्यूल और आर्टियोल का जो कनेक्शन बना रही है उनको कहते हैं कैपिलरी, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, डायग्राम से थोड़ा और समझ में आ गया होगा क्लियर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कैपिलरीज पढ़ चुके हैं हम, ठीक। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी में देखिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे हो रहा है, बॉडी सेल है, ठीक है, आराम से यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, आर्टरी और वेन में डिफरेंस, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से अवे ले जाएगी क्योंकि ऑक्सीडेटेड है, ऑक्सीडेटेड कहाँ जाएगा, हार्ट से अवे जाएगा, ठीक है। वेन में टुवर्ड्स हार्ट जाएगा, ठीक है, हार्ट की तरफ जाएगा, डीऑक्सीडेटेड है। थिक एंड मोर इलास्टिक, थिक है और ज्यादा इलास्टिक है, थिन है और कम इलास्टिक है। नैरो ल्यूमन है, वाइड ल्यूमन है सर, ठीक है। डीपली सीटेड है, ठीक है, सरफेशियल सीटेड है बस, ठीक है। और ये हाई ब्लड प्रेशर क्या रहता है इसमें, हाई, इसमें लो रहेगा, ठीक है। वॉल्व इसमें एब्सेंट रहती है, ठीक है, और इसमें वॉल क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। नेचर ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, हार्ट, ठीक, यहां तक अभी पढ़ते हैं हम, कहां तक पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स तक, ठीक है। हार्ट वाला पार्ट हम कल वाले चैप्टर में, कल वाले पार्ट में हम कवर करेंगे हार्ट, और कोशिश करेंगे कि कल हम वाइंड अप कर सकें इस चैप्टर को, ठीक है जी। तो क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा।